तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शाम। झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। नगमे को नचाना बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। ये मोहब्बत कमजोरी मेरी, चाहत की दुनिया पे मेरा राज। बस रब के आगे झुकता मेरा सर, झुकते मेरे सामने तक तो ताज। अंदाज मेरा सबसे जुदा, चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शाम। झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। नगमे सुनाना सबको नचाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। ये मोहब्बत कमजोरी मेरी, चाहत की दुनिया पे मेरा राज। बस रब के आगे झुकता मेरा सर, झुकते मेरे सामने तक तो ताज। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह का बादशाह। सपने सजाना हंसना हंसाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं आजाद पटियाल आप सभी का आज के इस शंखनाद सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जितने भी सीनियर्स हैं सभी का, उनके मार्गदर्शन से, उनकी सोच से आज ये शंखनाद सीरीज, जहां पे सभी को अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस जो सेफ शॉप ने उन्हें दी, उसका जो एक्सपीरियंस है वो आप सब लोगों के सामने रखने का मौका मिला। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज मैं जिस शख्स को आपके सामने आमंत्रित करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा, वो उस शख्स को मैं पिछले 11 सालों से जानता हूं। पिछले 11 सालों से
अगर मैं बात करूं वो शुरुआती दौर की, वो जो शुरुआती दौर था, तो यकीन नहीं था कि ऐसा भी मुकाम आएगा कि इतने साल भी हम साथ रहेंगे। तो आज बहुत खुशी हो रही है उनको इस मुकाम पे देखते हुए। अगर मैं बात करूं उस शख्स की, तो जो लक शब्द आता है, लक, LUCK, तो जो लक शब्द है उस इंसान के लिए कहीं ना कहीं बहुत फिट बैठता है, बहुत सही बैठता है। अब लक का दो मतलब होते हैं। एक लक होती है किस्मत, और जो किस्मत है वो भी उस इंसान के साथ है। और एक लक का दूसरा मतलब होता है कि लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी कि जो एक सही नॉलेज के साथ काम करना, सही मार्गदर्शन के साथ काम करना, दोनों लक जो है वो आज उस इंसान के साथ है। एक तो सही मार्गदर्शन के साथ काम करते गई, और उस काम का नतीजा आज ये हुआ कि आज वो शख्स जो कभी अकेला निकला था, आज वो शख्स इस बिजनेस से मरकरी बन चुका है। तो आज लाखों लोगों का कारवां आज उस इंसान के साथ है। उस शख्स को शायद ये मालूम नहीं था कि जो अकेले जो शुरुआत की, जो अकेले जो एक सफर तय करने का एक निर्णय लिया था, आज उस निर्णय ने उनके साथ एक लाखों लोगों का कारवां खड़ा कर दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है। इवन मैं बात करूं, वो हमारे सिस्टम के एक मजबूत पिलर है। अगर मैं बात करूं उनकी, तो वो बहुत कहते हैं कि जो अपने सिर्फ काम 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 को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। अपने काम के अलावा उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं है, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म के अलावा ना कोई दूजा है। तो ये बहुत खुशी की बात है, मुझे आज उनको इनवाइट करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे शख्स को इनवाइट करना मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि पिछले 11 सालों से मेरा और उनका काफी ज्यादा साथ रहा है। बहुत वक्त हमारा साथ गुजरा है। बहुत अच्छी बात है कि आज वो इतने बड़े मुकाम पे हैं, और आज वो आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे मर्करी लीडर, मजबूत पिलर, मजबूत योद्धा, एक अच्छे फॉलोवर, एक अच्छे लीडर, अच्छे अपलाइन और अच्छे डाउनलाइन, मिस्टर सुनील ठाकुर। वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर सुनील ठाकुर। थैंक यू। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस ऊपर वाले का जिसने हमें इस इंसान रूप में जन्म दिया, इस धरती पे लाया। और उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, हमारे अंदर अच्छी आदतें, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान डाला। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फिर धन्यवाद देना चाहूंगा सेफ शॉप के हमारे डायरेक्टर्स, जो हमारे 5 डायरेक्टर्स है, जिन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, इतना शानदार बिजनेस एक आम आदमी के लिए लाया, जहां से कि एक आम आदमी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगा और दिल से नमन करता हूं हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर संजय कटोच सर, संजय गुप्ता सर, प्रवीण चौधरी सर, संजीव कुमार सर, अपने विनोद सैनी सर, और जिनके लिए मेरे पास धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है। मतलब उनका मैं धन्यवाद अगर करूं तो शायद उनका अपमान होगा, लेकिन दिल से उनको नमन करता हूं। मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे महागुरु,
मिस्टर भूषण सर, प्रणाम सर, मिस्टर रोहित सर, आजाद सर, श्रवण सर, शशि सर, और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं उन सब के लिए दिल से नमन करता हूं, और अपने सारे मेंटर्स को तहे दिल से नमन करता हूं कि सर मैं तो एक कोयला था, मैं तो सर एक कोयला था, आपने मुझे तराशा और आज एक हीरा बना दिया कि आज आप लोगों के सामने इस मंच पे मैं उपस्थित हूँ। सभी सीनियर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनकी बदौलत जितने भी हमारे अप्लायंस है, जितने हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर है, जिन लोगों की बदौलत आज मुझे इस शंखनाद जैसे प्लेटफॉर्म पे, एक रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म पे आज बोलने का, अपने विचार रखने का मौका मिला है। तो दिल से एक बार फिर से सभी सीनियर्स को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अब बात करता हूं अपनी जिंदगी की। अगर आप लोगों से अपनी जिंदगी की बात ना करूं तो बात हमारी अधूरी रह जाएगी। ये सुनील ठाकुर जो आज आप लोगों के सामने शंखनाद के माध्यम से लाइव आ रहा है, आप लोगों के सामने बातचीत कर रहा है, एक आम फैमिली में पैदा हुआ, एक गरीब, एक मिडिल क्लास सोसाइटी में, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ ये इंसान आज आप लोगों के सामने इस स्टेज पे बोल रहा है। अगर बात करूं तो बहुत ही एक मीडियम क्लास फैमिली से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। मतलब जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं एक मिडिल क्लास, एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अब बात करता हूँ अपनी फैमिली के बारे में। मेरे माता पिता पेशे से खेतीबाड़ी करते थे और आज भी करते हैं, और मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अन्नी तहसील के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। जब इस दुनिया में, इस संसार में आया था तो दोस्तों आप लोगों को पहले बताना चाहूंगी, बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में, उस वक्त मेरी एज मात्र 10 साल की थी, जिस वक्त मेरे मॉम एक्सपायर हो गए थे, जिस वक्त मेरे मॉम मुझे छोड़ के दुनिया से चले गए थे। उससे पहले हमारी फैमिली एक अच्छी फैमिली थी, एक खुशहाल फैमिली थी, एक खुशी भरा परिवार था। लेकिन जैसे ही मेरे मदर एक्सपायर हुए, जैसे मेरे मदर इस दुनिया से चले गए, उसके बाद ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार के ऊपर एक पहाड़ टूट गया हो। उसके बाद मेरे फादर साहब भी थोड़े से दिमागी तौर पे परेशान हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि हम फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मेरे माता, मेरे पिताजी। और मदर के जाने के बाद, मदर के गुजरने के बाद हमें फैमिली को सरवाइव करना बहुत टफ हो गया था, क्योंकि फादर काफी डिप्रेशन में आ गए थे। और उसके चलते चलते उस वक्त जब मेरे मदर एक्सपायर हुए थे, जब मेरे मदर इस दुनिया से चले गए थे, उस वक्त मैं मात्र 4th क्लास में पढ़ता था। और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो सरकारी स्कूल से हुई है, हमारे लोकल गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं से मेरी एजुकेशन हुई है। 4th स्कूल में, जब 4th क्लास में मैं पढ़ता था, उस टाइम ही मेरे मदर का देहांत हो चुका था। उसके बाद सरवाइव करने में दिक्कत आ गई थी, बहुत मुश्किलें आई थी। वो चीज मैं आज भी नहीं भूला हूँ। थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि ये चीज जब भी मैं याद करता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ, तो अंदर से हिल जाता हूँ। वही चीज थी कि वो चीजें मैं आज भी शरीर में कंपन होती है, आज भी शरीर में घबराहट होती है जब मैं उन चीजों को याद करता हूँ। मुझे पता है कैसे 10 साल के बाद मेरे फादर ने फैमिली को सपोर्ट किया, कैसे हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हुए। और उसके बाद मेरे मदर एक्सपायर जब हुए थे तो 10 साल था। उसके बाद मेरे फादर ने सेकेंड मैरिज की, जो मेरे स्टेप मॉम है, एंड नो डाउट वो मेरे जो स्टेप मॉम है वो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर है, और मेरी माँ से भी बढ़कर उन्होंने मुझे प्यार दिया है। इसके लिए मैं अपनी उस माँ का भी धन्यवाद करता हूँ। फ्रेंड्स, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त, जिस घड़ी में हमारे ऊपर ये दिक्कत आई थी, हमारे ऊपर ये नौबत आई थी, उस वक्त साथ देने वाला कोई नहीं था। फादर परेशान थे, मैं तो बच्चा था।
लेकिन साथ देने वाले कोई नहीं थे। इवन कि जो मेरे मामा जी वगैरह वो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, ऑलरेडी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उस बुरे वक्त पे किसी ने साथ नहीं दिया। एक वक्त ऐसा भी आ गया था, किसी तरह जैसे तैसे करके हमने घर को चलाया, घर को संभाला। उतने में फादर की शादी हुई, फिर फादर ने सेकंड मैरिज करी। उसके बाद धीरे धीरे जो जिंदगी थी वो फिर से पटरी पे आनी शुरू हो गई थी। और एक वक्त ऐसा मैंने खुद देखा जब मेरे पास मेरी मॉम के गुजरने के बाद जो मेरे परिवार की माली हालत थी वो इतनी खस्ती हो गई थी कि मेरे पास आंसर शीट लेने तक के लिए पैसे नहीं थे। उस वक्त वो आंसर शीट मात्र 25 पैसा में मिलती थी। आज भी मुझे याद है, मेरे पास वो नहीं थे। जैसे तैसे करके मैं इधर उधर से पैसे अरेंज करके फिर मैंने वो आंसर शीट लेता था। जब मैं क्लास में स्कूल में एग्जाम देने जाता था, मैट्रिक जैसे तैसे करी। मैट्रिक करने के बाद +1 +2 करी, और +2 का वो दौर आज भी मुझे याद आता है। जब मेरी +2 हुई थी, पढ़ने में ठीक था, उतना बेकार भी नहीं था और उतना ब्रिलियंट भी नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी +2 हुई, उसके बाद एक दौर ऐसा भी मैंने फ्रेंड्स देखा है कि जहां पर मेरे फैमिली को मुझे आगे पढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और सबसे ज्यादा दुख उस वक्त उस चीज का होता है जब उस वक्त हमारे अपने लोग हमें ताना मारना शुरू करते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मैं +2 अपने क्लियर कर चुका था। तो मेरे मामा जी, जो मेरे रियल मामा जी हैं, उन्होंने मेरे फादर को एक बात कही थी कि आप अपने बेटे को आगे नहीं पढ़ा सकते। ये बात कह डाली थी कि आप अपने बेटे को आगे नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली की माली हालत सही नहीं थी, मेरी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं था, इसीलिए ये बात कही थी। लेकिन दिल से नमन करता हूँ अपने उस पापा जी के लिए, उनके लिए दिल से नमन करता हूँ। बोलता हूँ, हे भगवान, जो भी जन्म दे हर जन्म में अगर बाप हो तो मुझे वही बाप मिले, वही पापा जी मिले और वही मेरे हर जन्म में बाप बने। दिल से नमन करता हूँ मैं उनकी हिम्मत के लिए। उन्होंने हिम्मत रखी जैसे तैसे करके। मेरे स्टेप मॉम ने उनका सपोर्ट किया, मेरी स्टेप मॉम ने उन्हें हौसला दिया कि नहीं, हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे। फिर मुझे कॉलेज भेजा, कॉलेज गया, अपने कॉलेज की स्टडी पूरी की। कॉलेज में ग्रेजुएशन बीए करा। बीए करने के बाद उसके बाद एमए इंग्लिश करा। एमए इंग्लिश करने के बाद फिर दिक्कत आ गई, फिर नौबत आ गई कि आगे की स्टडी कैसे करें, क्योंकि आगे मुझे एजुकेशन लाइन के लिए मैं फोकस कर रहा था। फैमिली फोकस करी थी कि एजुकेशन लाइन में सेट होना है, उसके लिए बीएड करनी थी। और उस टाइम डोनेशन बहुत ज्यादा लगती थी, बीएड डोनेशन पे चलती थी, और उस वक्त वो डोनेशन के पैसे मेरे पास नहीं थे। फिर मैं सोचने लगा, मैंने अपने फादर को हमेशा यही बात कही है कि पापा जी, कभी भी जब आप मजबूर हो जाओ, जब आप हताश हो जाओ, सिर्फ एक ही बात बोलना कि ये खुद पढ़ नहीं रहा है, ये आगे पढ़ने के लिए मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ब्लेम अपने ऊपर लेना चाहता था। मैं खुद को ब्लेम कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे माँ बाप, कोई मेरी फैमिली के ऊपर उंगली उठाए। और वही चीज मैंने उनको हर वक्त कही थी। लेकिन फिर मेरे फादर साहब हिम्मत करते थे। फिर मेरे साहब पापा जी बहुत सोचते थे, बहुत हिम्मत उन्होंने की, बहुत हौसला उन्होंने रखा, और जैसे तैसे करके उन्होंने मुझसे बीएड भी करवा दी। इवन कि उस दौरान भी जब मैं बीएड कर रहा था, जब मैं कॉलेज कर रहा था, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। उस दौरान भी हमारे अपने हमें ताना मारते थे, हमारे अपने हमें बहुत बातें सुनाते थे, और वही बातें थी जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में लगती थी। मैंने ग्रेजुएशन करा, ग्रेजुएशन के बाद एमए इंग्लिश करा, एमए इंग्लिश करने के बाद मैंने बीएड करी, और उसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जॉब करने लग गया एज इंग्लिश लेक्चरर। और
सपना तो था, सोच तो था कि आगे पढूं और ज्यादा स्टडी करूं, लेकिन घर की माली हालत, घर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना सपोर्टिव नहीं था, इतना अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं अपनी स्टडी को जारी रख पाऊं। इसलिए मुझे स्विच होना पड़ा और जॉब करनी मैंने शुरू कर दी एज इंग्लिश लेक्चरर। हजारों रुपए के लिए मैं उस जॉब में बंध गया। और जब मैंने जॉब करनी शुरू करी, जॉब से पहले बहुत बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत बड़ी बड़ी सोच थी कि भाई जिंदगी में कुछ तो अलग करके जाऊं, जिंदगी में कुछ तो बड़ा करना है। क्यों करना? इसीलिए था क्योंकि बड़ा होने तक, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, उस जॉब तक पहुंचते पहुंचते लोगों के तानों ने मुझे अंदर से कुरेद दिया था, अंदर तक छलनी कर दिया था मेरा से। दिल में हर वक्त यही टीस लगी रहती थी, दिल में हर वक्त यही दर्द चुभता रहता था कि काश कोई ऐसा मौका मिले, कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं। सोचा था कि जॉब करने से लाइफ अच्छी बन जाएगी। जो एजुकेशन ले रहे हैं या जो अभी जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं, हर आदमी यही सोचता है कि भाई कल दिन का जॉब लगेगी, सैलरी मिलेगी और लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जॉब करके देखी, टाइम में बंद गया, हर दिन काम करना पड़ता था, सुबह जाके शाम को आना, और वही मुट्ठी भर पैसा, उससे अपना खर्चा चलाएं, फैमिली को चलाएं, या अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करें, या घर के लिए कुछ दें। बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई। जॉब करते करते ये चीज रियलाइज होने लग गई कि यार, जो मैं सोचता था, जो मेरे सपने थे जॉब को लेके, वो कहाँ है? क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। और हुआ क्या, उस ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उस ऊपर वाले का, कि उसी जॉब के करते 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 उस घुटन भरी जिंदगी को जीते हुए एक दिन बाई चांस, बाई लक, उस ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे एक बिजनेस प्लेटफॉर्म, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। और यकीन नहीं करेंगे आप लोग, जब मैंने वो बिजनेस देखा, जब मैंने वो अपॉर्चुनिटी देखी, आज मुझे वो अपॉर्चुनिटी लग रही, आज मुझे वो अपॉर्चुनिटी लग रही है। उस वक्त जब मुझे वो बिजनेस, वो प्लेटफॉर्म, जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही थी, तो मैं वहां से दूर भाग रहा था, क्योंकि MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्किंग कंपनीज, इनकी परसेप्शन मार्केट में बहुत नेगेटिव थी। मेरे दिल दिमाग में भी यही भरा होता था कि भाई कंपनियां आती है, कंपनियां जाती है, अरे ये तो जोड़ने वाली स्कीम है, अरे ये तो लोगों को टोपी पहनाने वाली स्कीम है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास बहुत सारी कंपनीज के लोग आते थे, बहुत सारी कंपनी वाले प्लान लेके आते थे, कभी एमबे वाले आते थे, कभी ड्यू सॉफ्ट वाले आते थे, बहुत सारे नाम है कि नहीं गिना सकता। और मुझे, जब मैं उन लोगों से मिलता था, मुझे इरिटेशन सी होती थी। इरिटेशन इसलिए होती थी जब मैं देखता था उनका सिस्टम, कि जब उनके सिस्टम में ये था कि जब मीटिंग में जाना है, तो आप किसी प्रेजेंटेशन, किसी सेमिनार को अटेंड करने भी अगर जा रहे हो, तो आपको वहां पर फी चार्जेस देने होते हैं। एक्चुअली मैं एक आधी बार गया था, लेकिन फिर वही बात, जब वो फी या चार्ज देने की बात आती है, तो वहां से हम वापस निकल जाते हैं। मैंने देखा नहीं, मैं बोला यार ये बात है तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के, साला पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और वही दिमाग में मेरे भरा था भूसा, मेरे दिमाग में वही नेगेटिव परसेप्शन थी कि भाई होता कुछ नहीं है, ये कंपनियां ऐसी होती है, टोपी पहनाने का काम होता है, बेवकूफ बनाने का काम होता है। लेकिन थैंक्स करता हूँ अपने उस दोस्त के लिए, थैंक्स करता हूँ दिल से उस अपने मित्र के लिए, अपने उस यार के लिए, जिसने बाय हुक बाय क्रुक मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लिया, इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लिया कि मैं इस बिजनेस में एंटर हो गया। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, लोग आज बहुत सारी बातें आज बोलते हैं, लोग बहुत सारे आज एक्सक्यूजेस देते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है। लोग बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, और वही चीज मेरे पास भी, जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला था, मेरे पास खुद पैसा नहीं था, मेरे पास खुद पैसा नहीं था, क्योंकि जॉब में उतनी सैलरी नहीं थी कि मैं सेविंग कर सकूं या घर को दे सकूं।
और हुआ क्या दोस्तों, ये वाकया सुन के आप भी हो सकता है हंसे, हो सकता है हैरान हो जाए, परेशान हो जाए। जिस वक्त मैंने ये बिजनेस ज्वाइन करा उस वक्त मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। मेरे पास जो पैसा थे मेरे लिए मेरे फादर साहब ने घर से पैसे दिए थे, और वो किस चीज के लिए दिए थे? रेत की गाड़ी लाने के लिए। एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन हो गई, एमए हो गई, बीएड हो गई, जॉब करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी मेरे घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं बना था दोस्तों, नहीं बना था। और उसी चीज को बनाने के लिए मेरे फादर ने पैसे दिए थे कि रेत की गाड़ी लेके आना, और मैं वही 5-6 हजार रुपए जेब में लेके निकल गया था, और उसी गाड़ी को, उसी रेत को लाने के लिए गया था। और उसी दिन मेरी किस्मत अच्छे बोलूं, नसीब अच्छे बोलूं, मेरी लक अच्छी बोलूं, जो भी है, उस दिन मुझे वो दोस्त मिला और उसने मुझे इतना कन्विंस किया, इतना फॉलो किया कि जब मैंने वो प्लान देखा मुझे एक बार तो समझ ही नहीं आया कि ये प्लान है क्या। एक्चुअली वही गलतियां जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो गलती उस आदमी ने भी करी थी। बिना टूल के, बिना अपलाइन के, बिना किसी बिजनेस एड के उसने मुझे बिजनेस बताना शुरू कर दिया वर्बली, और वर्बली मेरे दिमाग में ना आए कुछ। उसके बाद उस आदमी ने जब मुझे सेफ शॉप का, हमारा जो मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, जो हमारे ग्रेट अपलाइन भूषण सर, रोहित सर, आजाद सर, श्रवण सर, इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश के रामपुर शहर में सेटअप जो करा था, वहां पे ले गए। और थैंक्स करता हूं फिर से अपने अपलाइन का कि अगर उन लोगों ने वो मीटिंग पॉइंट रामपुर में नहीं ओपन करा होता, नहीं वहां पे सेटअप उसका बनाया होता, तो शायद आज भी मैं यहाँ नहीं होता, आज भी मैं उस कश्मकश की जिंदगी को जी रहा होता। वहां पर मेहनत कर रहा था। और वहां पर जब मैं गया, वहां मेरी मुलाकात हुई, उस मेरे दोस्त ने मुझे मिलवाया, मेरी मुलाकात करवाई, मेरे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर, मेरे दिल में, मेरे दिल की धड़कन की तरह रहने वाले मेरे अपलाइन, मेरे गॉड फादर रोहित पटियाल सर से, जब रोहित सर ने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, बिजनेस के बारे में बताया, बिजनेस की बारीकियां समझाई, बिजनेस के फायदे समझाए, तब मेरे दिमाग में बिजनेस प्लान घुसा। तब मुझे लगा कि यार अगर मैं इस बिजनेस को कर लूं, हो सकता है मेरी जिंदगी भी बदल जाए, हो सकता है मेरे सपने भी पूरे हो जाए। क्योंकि मुझे ये बात तो पहले क्लियर हो गई थी कि नौकरी से तो कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने उस दिन बिजनेस प्लान दिखाया और मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे शरीर में एक ऐसी वाइब्रेशन आ गई, एक ऐसा जोश आ गया, एक ऐसा पागलपन आ गया कि मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई क्या करना है, कहाँ से पैसा आएगा। जो मेरे फादर ने मुझे रेत के लिए पैसा दिया था, मैंने वो पैसा उस अपने दोस्त को पकड़ाया और सर को पकड़ाया और बोला, सर कि मेरे पास अभी यही पैसे हैं, मेरे पास अभी यही पैसे हैं, ये आप लीजिए, बाकी का पैसा मैं अरेंज करता हूं। उन्होंने वो पेमेंट ली। उसके बाद मैंने इधर उधर से जैसे तैसे करके पेमेंट अरेंज करी। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि अब डर इस बात का था कि अब घर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि जो मेरे फादर साहब थे वो बहुत ही कड़क स्वभाव के थे। अब मुझे डर लग रहा था कि अब मैं घर जाऊंगा तो क्या एक्सक्यूज दूंगा, क्या बहाना बनाऊंगा। जब मुझसे पूछेंगे कहाँ 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 गया, कहाँ डाला वो पैसा, मुझे दिक्कत, वो डर इस चीज का सताया जा रहा था कि आज तो मेरा घर से किक आउट होना बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल तय है। लेकिन फिर मैंने अपने दिल में ठाना, अपने दिमाग में ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो करना है। और सबसे बड़ी बात आती है यहीं पे, सबसे बड़ी सीख भी मिलती है यहीं पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, अपने घर वालों को बताने से डरते हैं, अपने घर वालों को समझाने से डरते हैं। लेकिन मैंने ये चीज ठानी थी कि नहीं, मैं बताऊंगा, मैं बोल के करूंगा, खुल के करूंगा। फिर अपने घर गया, मेरा दोस्त मुझे बोला कि मैं चलता हूँ आपके साथ सुनील, मैं बस समझाता हूँ अंकल जी को। मैं बोला चलो भाई, आप भी आ जाओ, आप भी तसल्ली कर लो।
लेकिन जब मैंने वो पैसे रोहित सर के हाथ में पकड़ाए थे, दोस्त यकीन मानिए आज भी वो वक्त मुझे याद आता है जिस दिन मैंने वो पैसे रोहित सर के हाथ में पकड़ाए थे, जो मुझे रेत के लिए दिए थे। तो उस रात को मुझे नींद नहीं आई थी, पूरी रात नहीं सोया था। चलो दिमाग में टेंशन हो गई, यार पैसे डाल दिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब प्लान दिया उस वक्त तो मुझे रात यूं मारूं और पकड़ लूं, 40 लाख हाथ में आ जाए। लेकिन जब मैं उस मीटिंग पॉइंट से उसके रूम, अपना जो मेरा दोस्त था उसका रूम हुआ करता था रामपुर बुशहर में ही, उस शाम को मैं उसी के रूम गया। लेकिन जब मैं उस मीटिंग पॉइंट से उस रूम तक पहुंचा और वहां रुका, तो रात को मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें घूमनी शुरू हो गई। ऐसा लगा कि यार कहीं पैसे मरवा तो नहीं दिए। नींद नहीं आई पूरी रात, आप यकीन नहीं मानोगे। सुबह जैसे उठा, एक्चुअली मैं हमेशा उठता देर से हूँ, हमेशा देर से उठता था कॉलेज टाइम से लेकर, लेकिन उस दिन सुबह 5 बजे उठ गया था। और 5 बजे जब मैं उठा तो देखा कि यार कहाँ है वो मेरा दोस्त, अरे ये तो सो रहा है। उसे उठाया, क्यों? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे डर सताया जा रहा था कि होगा क्या, कहाँ जाएगा ये। जब मैंने उसे उठाया, मैंने उस दोस्त को बोला, यार मतलब भाई मेरे वो 5-6 हजार रुपए, यार मुझे मेरे फादर घर से निकाल देंगे। वही एक्सक्यूज देने लग गया जो एक आम आदमी देता है। लेकिन उस दोस्त ने वही बात कही कि चल मैं चलता हूँ, मैं अंकल जी को समझाता हूँ। मैं बोला, भाई देख, पैसे गए तो मैं नहीं छोड़ने वाला, पैसे गए तो मैं नहीं छोड़ने वाला। उसने वही कि नहीं मैं आऊंगा, अरे मैं साथ हूं। और वहां पर उस आदमी ने एक बहुत ही शानदार बात की, जो उसने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया, उसने पूरा विश्वास दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद पेमेंट आ जाए तो उस न्यू जॉइनर्स को ढीला छोड़ देते हैं। लेकिन उस आदमी ने मुझे ढीला नहीं छोड़ा। अगर उसने ढीला छोड़ा होता तो शायद मैं बिजनेस नहीं करता, शायद मैं टूट जाता। लेकिन वो मेरे साथ आया, मेरे घर पहुंचा, मेरे फादर साहब से बात करी। जब वो मेरे फादर साहब से बात कर रहा था तो एक्चुअली में मेरे फादर साहब उसे क्या बोलते हैं, मेरे साहब फादर साहब बोलते हैं कि बेटा उतनी तेरी उम्र नहीं हुई, उतनी तेरी एज नहीं हुई जितनी मैंने कंपनियां आती जाती देख ली है। और वो बेचारा परेशान। अब मैं तो था अपने रूम में, वो गया मेरे फादर साहब से मिलने। अब जब उसको वो बात सुनी, जब उसने वो बात सुनी तो वो बेचारा लाल पीला हो गया और मेरे पास आके बोला, यार भाई अब क्या करें। अब लास्ट में मैंने भी ये सोच लिया था, यार एक बात तो है कि अगर आज मैं डिसीजन लेने से चूक गया तो हो सकता है कि दोबारा ये डिसीजन ना मिले, ये मौका ना मिले, ये अपॉर्चुनिटी ना, दोबारा ये डिसीजन मैं ले ना पाऊं। मैंने उस दिन, उस वक्त, उस धन्यवाद करता हूँ उस ऊपर वाले का कि मेरी ये बुद्धि भटकी नहीं। एक्चुअली उस ऊपर वाले की मेहर इतनी है, उसकी रहमत इतनी है कि मैं दिमाग से काम नहीं लेता हूँ, दिल से काम लेता हूँ। और उस दिन उस मेरे दोस्त ने मुझे वही बात कही थी और मुझे वो बात दिल पे लगी थी, ऐसी इमोशनल बात कर गया कि मैं गया अपने फादर साहब के पास। मैंने अपने फादर साहब से खुद बात की। मैंने अपने उस दोस्त को बोला, मैं तू बैठ, मैं जाता हूँ, मैं बात करके आता हूँ, मैं इनको अब कन्विंस करके आता हूँ। मैंने अपने फादर साहब को कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतनी ही एक ही बात कही कि मुझे एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे एक बार सिर्फ कर लेने दो। उसके बाद अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ, अगर मैं अपने डिसीजन में फेल हो गया तो जिंदगी भर जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। लेकिन अगर आज आप मुझे अलाउ नहीं करोगे इस काम को करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए, तो कल दिन हो सकता है मेरे यार दोस्त, हो सकता है कि मेरे जानने वाले लोग कल दिन इसमें सक्सेस हो जाएं। लेकिन जिस दिन वो लोग कामयाब हो गए, आज आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे, तो उस दिन मैं आपको ब्लेम करूंगा कि अगर आपने उस दिन मुझे सपोर्ट किया होता तो शायद आज भी मैं कामयाब हो चुका होता, आज मैं भी उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल होता। और वही बात थी जो मेरे फादर साहब के दिल में लग गई थी। मैंने सिर्फ एक ही मौका मांगा था कि भाई एक ही मौका, या अगर मैं फेल हो गया तो जो आप जिंदगी में बोलोगे वही मैं करूंगा। अगर मैं सक्सेस हो गया ताकि कल दिन में आपका नाम
गर्व से ले सकूं। और उसी बात को लेके मेरे फादर साहब ने सपोर्ट किया और उन्होंने साथ में एक कंडीशन रखी कि अब मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जो भी करना है, जहां भी जाना है, घूमना फिरना है, तेरे को 1 रुपया नहीं मिलेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आई एम एग्री। और बस वही वक्त था, वही वो शुभ घड़ी थी जहां से इस सुनील ठाकुर के वो सोए हुए भाग, वो सोए हुए सितारे, वो सोए हुए सपनों के ऊपर से धूल निकलना शुरू हो गई थी, वो धूल हटनी शुरू हो गई थी। और जैसे ही मेरे घर वालों ने मुझे अलाउ किया, जैसे ही उन्होंने मुझे करने के लिए एग्री करा, और उस दिन के बाद मैं और मेरा दोस्त, हम लोगों ने ना आगे देखा ना पीछे। सिर्फ एक दिन के अंदर, बिना टूल के, बिना फाइल के, खाली कॉन्फिडेंस के दम पे, बोलते हैं ना भूत के पैर पानी में पता लग जाते हैं, और वही पैर शायद मेरे भी दिखे थे, क्योंकि मेरे अंदर इतना जोश आ गया था, इतना जुनून आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं अब कुछ भी हो जाए करना है। और एक दिन में 5 सेलें क्लोज करी थी। जब एक दिन में हमने 5 सेल क्लोज करी, तो मेरे अपलाइन जो रोहित सर थे, उन्होंने मेरे पास एक वेरी डायनामिक लीडर, एक बहुत ही जबरदस्त, मेरे मेरे दिल से चहीते सीनियर, उनको मेरे पास भेजा, जिनका नाम लेते हुए आज भी मुझे दिल से खुशी होती है। थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले का कि भाई मेरे लिए भगवान आपने इतने शानदार, इतने अच्छे अपलाइन दिए। और वो थे शशिकांत शर्मा सर। जब शशि सर को मेरे पास भेजा, उनका जो जोश, उनका जो पैशन, उनका जो क्रेज था, वो देखे मैं भी और ज्यादा जोश में आ जाता था। और हम लोगों ने एक दिन में 9-10 सेलें उठाई। लेकिन हुआ क्या, बिजनेस हमने धड़ल्ले से किया। एक हफ्ते के अंदर हमने 21 सेल, हाफ सेल नहीं, फुल सेल, 21 फुल सेल मैंने क्लोज करी थी। लेकिन लास्ट टाइम पे जहां ऐसा लगा था कि अब बिजनेस धमाके से हो गया, अब बिजनेस में उछाल आ गया, अब तो पैसा ही पैसा आएगा, अब तो धंधा ऐसा बढ़ेगा और इनकम ऐसे आएगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही क्लोजिंग हुई, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उन 21 सेल्स में से अपने हाथ से 10 सेल्स का कैश मैंने वापस करना पड़ा मुझे। मैंने वापस किया, क्योंकि 1-2 लोग नेगेटिव हो गए, 1-2 लोगों के मन में नेगेटिविटी आ गई, तो उन्होंने बाकी लोगों को भी नेगेटिव कर दिया, और वो कैश हाथ से वापस गया था। उस वक्त जब वो कैश हाथ से वापस गया था, और वो लोग कहीं दूसरी जगह के नहीं थे, मेरे अपने ही एरिया का थे, मेरे आस पड़ोस के गांव के थे, मेरे अपने गांव के भी थे। जब वो हाथ से वो पेमेंट्स वापस गई, जब वो हाथ से वो कैश वापस गया 10 आईडीज का, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। एक तरफ सोचने लगा कि मैं टूट गया। और उस वक्त में रामपुर में मीटिंग पॉइंट में, उस सेफ शॉप के मीटिंग पॉइंट में, वहां पर मिला था फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम मैं भूषण सर से मिला था। और जब भूषण सर से मिला, मेरी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त भूषण सर ने मुझे एक ही बात कही थी कि सुनील, टेक इट इजी, काम डाउन, काम डाउन। अरे कुछ नहीं हुआ, बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, बहुत गए। अरे क्या हुआ, 10 गए तो 100 आएंगे। लेकिन दिल में इतना चुभन था, इतना दर्द हो रहा था कि इतनी मेहनत करी 21 सेल्स क्लोज करने के लिए, और यहां से इतना दर्द हुआ कि वो 10 सेल का कैश हाथ से वापस गया। सोच के देखिए, जब पेमेंट आ गई, हाथ में कैश है, फुल सेल्स है, और वो वापस जाए, तो कैसा दुख, कैसा दर्द होता है। दर्द इस बात का नहीं था, दुख इस बात का नहीं था कि वो पेमेंट्स वापस गई, दर्द इस बात का था कि वो लोग नेगेटिव हो गए, और उन्होंने मेरा पूरा होम एरिया, मेरे पूरा अपना सर्कल जितना भी था, सारा नेगेटिव कर दिया। लोगों में अफवाहें फैला दी, अरे हम तो बच गए, अरे हम तो बस लूट गए थे, अरे वो पैसा तो उनके पास था, पता नहीं कहाँ डालते, क्या होते, हमने किसको पकड़ना था। ये बातें चलती रही। लेकिन फिर मेरा दिमाग घुमा, क्योंकि दिमाग से, दिल से काम लेता हूं। फिर सोचा, साला आज अगर मैं रुक गया, आज अगर मैं हट गया, आज अगर मैंने हार मान ली, तो ये लोग जिंदगी भर मुझे ताना मारते रहेंगे। ये लोग यही सोचेंगे कि हमने सपोर्ट नहीं किया, तभी ये आदमी का बिजनेस नहीं चला। और मैंने यही बात सोची कि साला इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अब इनको ही सबसे पहले प्रूव करके दिखाना है, इनको ही बता के दिखाना है। उस वक्त 1 महीने का टारगेट मिलता था, कंपनी के टारगेट होते थे, आजकल 3 महीने के चले, उस वक्त 1 महीने का टारगेट चलता था। और उस वक्त डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 महीने के अंदर अंदर टारगेट
का टाइम रहता था, और जब वो टारगेट चला था, फर्स्ट वीक में क्लोजिंग शानदार हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि दूसरे वीक में टारगेट हो जाएगा। लेकिन जब वो बात हुई तो ऐसा लगा कि अब तो भाई बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म। उसके नेक्स्ट वीक एक भी सेल नहीं है, उसके नेक्स्ट वीक एक भी सेल नहीं आई। मैं फील्ड में, शशि सर मेरे साथ फील्ड में, और मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे महागुरु मिस्टर रोहित सर, वो भी उस वक्त मेरे साथ फील्ड में थे। बहुत हम लोग भागे, बहुत चढ़ाइयां चढ़ी, बहुत पहाड़ियां चढ़ी, बहुत चोटियां चढ़ी, कई गांव में गए, दूर दूर तक सफर किया, पैदल चलते थे, लेकिन फिर भी सेल नहीं आई। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और उसी बात का नतीजा था कि जब लास्ट वीक था तो उसमें हमने इतनी सेल्स क्लोज की कि वो टारगेट उसी वीक में अचीव कर गए। अगर हिम्मत नहीं रखी होती, अगर हिम्मत हार गए होते, हौसला नहीं रखा होता, तो शायद बिजनेस शुरू होने से पहले ही मेरा खत्म हो जाता। आज इस सेफ शॉप में सुनील ठाकुर का नामो निशान नहीं होता। सिर्फ अंदर से आवाज आई थी कि नहीं, अब तो तुझे करके दिखाना है। अरे अपनी फैमिली के लिए तो दिखाना है, अब इन लोगों के लिए सबसे पहले दिखाना है जिन्होंने ना करी। और उसके बाद मैंने अपनी मेहनत बढ़ानी शुरू की, मैंने अपनी मेहनत बढ़ाई, और रिजल्ट अपने आप बढ़ने शुरू हो गए। दिन रात एक कर दी, ना धूप देखा, ना बरसात देखी, ना गर्मी देखी, ना रात देखी। सिर्फ एक ही चीज दिखता था कि मुझे इस वीक कितनी सेल्स क्लोज करनी है, मुझे इस वीक कितने का टारगेट क्लोज करना है, मुझे इस वीक कितने का चेक बनाना है। बस वही दिल दिमाग में चला होता था। उस वक्त हमारे एरिया में सिर्फ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी सिर्फ और सिर्फ बस हुआ करती थी, HRTC, हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वही हुआ करता था। और वो बस भी आती थी एक मॉर्निंग में, एक दिन में, 2 ही बसें चलती थी। और उस बस के चक्कर में हम कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे, हम पैदल चलते थे। 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल सफर तय किया है, और सेलें क्लोज करने के ऊपर पूरा फोकस रखते थे। और नतीजा ऐसा हुआ है, जब मैं बिजनेस में आया था, जिस वक्त मेरी वो सेल्स वापस गई, तो उसके बाद जब मैं रोहित सर के साथ बैठा, भूषण सर के साथ बैठा था, हजार सर के साथ बैठा था, शशि सर के साथ बैठा था, क्योंकि शशि सर उस वक्त मेरे साथ बैठे थे जब हमने वो सेल्स क्लोज करी थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने एक की बात दिमाग में डाली थी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैंने बोला सर कुछ भी हो जाए, अब तो प्रूफ करके ही दिखाना है। कसम खा ली थी उस दिन एक कसम खा ली थी कि अब ज्यादा नहीं, जल्दी से जल्दी 4-5-6 महीने के अंदर इस बिजनेस से सबसे पहले तो अपने लिए गाड़ी लेनी है। जब हम बिजनेस करते थे, कोट पैंट टाई लगा के चले होते थे, और यूं बस में, कभी कभार जब बस में जाते तो यूं लटक के जाते थे। लोग बोलते थे अरे आगे कंपनी वाले, अरे भाई कब आ रही है आपकी गाड़ी, अरे भाई अब तो आपके चेक आ रहे हैं, अरे भाई अब तो आप अमीर बन गए हैं। ऐसे कमेंट करते थे कि साला यहाँ नहीं, डायरेक्ट यहाँ लगते थे। ऐसे अंदर से दिल करता था कि उठा के मारे, लेकिन फिर भी सुनते थे, एक कान से सुनते थे और यहीं दबा के रखते थे, क्योंकि हमें एक चीज पता थी, मैं एक चीज जानता था कि इनको बोल के नहीं करके दिखाना है। और मेहनत करते कि अपलाइन का सपोर्ट रहा, सिस्टम को पकड़ा, सिस्टम को फॉलो करा, सिस्टम को समझा, और जैसा सिस्टम बोलता गया वैसे करते गए, अपलाइन बताते गए, करते गया, और ज्यादा टाइम नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 महीने के बाद मैंने अपने लिए सबसे पहले, अपने खानदान की सबसे पहली गाड़ी मारुति 800 परचेज कर ली थी। सिर्फ 4 महीने के बाद, जब बिजनेस में आया था। सिर्फ एक पागलपन था, एक जोश था, एक जनून था कि नहीं, करना है तो करना ही करना है। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 महीने लगे। जिस वक्त मेरा टारगेट चला था, जब मुझे पहला टारगेट कंपनी ने दिया था, मुझे एक बात आज भी याद आती है। लास्ट दिन बचा था और मैं अकेले कहीं चढ़ाई चढ़ रहा था, सेल्स के लिए भाग रहा था। उस वक्त मुझे भूषण सर का फोन आता है। भूषण सर ने एक ही बात मुझे कही थी उस वक्त, सुनील हिम्मते मद्दा मदद खुदा। वो बात मेरे कानों से गुजरते हुए मेरे दिल दिमाग, ऐसे मेरे जिस्म में वो करंट की तरह दौड़ी कि मुझे लगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो करके दिखाना है। और वही बात करने के बाद वो टारगेट भी अचीव किया था। सिर्फ 4 महीने के बाद मारुति 800 परचेज की थी। और उस वक्त का भी
शानदार वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने मारुति 800 ली थी, उस वक्त मेरे फादर साहब मुझे बोलते थे, यार कहाँ तू ये मारुति 800 ले रहा है, कहाँ ये मारुति 800 ले रहा है, पिकअप ले ले, कल दिन सेब की पेटियां ढोने के काम तो आएगी। एक्चुअली हमारे ऑर्चर्ड है यहाँ, एप्पल के, सेब के बगीचे हैं, बागान है, तो सेब वगैरह होते हैं। तो उन्हें लगता था कि क्या पता ये कंपनी कब जैसे फुर हो जाए, जैसे लोगों की सोच थी। अरे वो माँ बाप हर आदमी की अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, वो सही अपनी जगह पे। मेरे फादर साहब की जो सोच थी वो अपनी बिल्कुल सही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी कंपनी में किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को कमाते हुए नहीं देखा था, सक्सेस होते हुए नहीं देखा था। क्योंकि उससे पहले हमारे एरिया में जो कंपनियां आई थी वो मनी रोटेशन कंपनी थी, कोई बैंक थे वो निकल गए, और वही बात उनके दिमाग में घर कर गई थी कि भाई ये कभी भी इनका कोई भरोसा नहीं, कब आए कब जाए। लोग भी ताने मारने, कई बार तो घर जाने तक भी मुश्किल हो जाता था, घर में लड़ाई होती थी। लोग बोलते थे यार कल दिन लोग तेरे घर आएंगे, लोग तुम्हें पकड़ेंगे, लोग ऐसा करेंगे, लोग वैसा करेंगे। लेकिन जब वो बात आई कि जब मैंने 800 ली तो घर वाले बोलते पिकअप ले ले। मैंने उन्हें एक ही बात समझाई, उन्होंने एक ही बात बोला कि पापा जी डिसीजन मैंने लिया है, आप मेरे ऊपर सिर्फ ट्रस्ट रखो, आप मेरे ऊपर सिर्फ फेथ रखो। मैं जो कर रहा हूँ अपने और अपने परिवार, आप लोगों के अच्छे के लिए कर रहा हूँ। बस वही चीजें उन्हें हर बार मैंने इमोशनल टच में लिया, हर बार प्यार से समझाया, प्यार से बताया, और वो बात मान भी जाते थे। और उसके बाद जितने भी कंपनी ने टारगेट दिए, हर टारगेट अचीव किया, और उसके काम करते गया, मेहनत बढ़ती गई। अरे दिक्कतें तो आती है, दिक्कतें मुझे भी बहुत सारी आई। मारुति 800 जब ली थी उसके बाद ऐसा भी दिन देखा, ऐसा भी दौर देखा मैंने, जब 7-8 महीने 9 महीने तक 1 रुपया इनकम भी नहीं आई। नेटवर्क में डाउनफॉल आ गया। डाउनफॉल किसी और की गलती से नहीं आता है, डाउनफॉल अपनी गलती से आता है, अपनी वजह से आता है। मेरी जिंदगी में भी वो डाउनफॉल आया था, नेटवर्क डाउन हो गया था, इनकम 0 हो गई थी, 800 की किस्त देने के भी लाले पड़ गए थे, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। और उसी बीच ऐसा भी दौर आया, खुद गर्ज था, जमीर जिंदा था। एक ऐसा भी दौर आया जब 3 दिन तक बिना खाना खाए सिर्फ पानी पी पी के गुजारा किया। दिल से बोल रहा हूँ, सिर्फ पानी पी पी कर गुजारा किया। क्यों? क्योंकि अंदर से एक ही आवाज आती थी, अगर मैं टूट गया तो वापस उसी जिंदगी में, उसी कश्मकश की दुनिया में जाना पड़ेगा, उसी लाइफ में जाना पड़ेगा जहां पर मैं जाना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि सेब शॉप से अब बहुत कुछ हो सकता है, मुझे पता था प्रॉब्लम में आएगी, दिक्कतें आएगी, और वो प्रॉब्लम मैंने फेस करी। 3 दिन खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पानी पिया। लेकिन जब तीसरे दिन पानी पीने के बाद जब चौथे दिन उठा तो दिल दिमाग में एक ही बात आई कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए अब तो सेल उठानी है, कुछ भी हो जाए अब तो चेक बनाना है। क्योंकि मुझे पता था अगर ज्यादा टाइम तक चेक नहीं बनाऊंगा, ज्यादा टाइम तक सेल नहीं उठाऊंगा तो मेरी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये कम नहीं होगी। और मैं कूदा, फील्ड में गया, और इतना दिमाग में, इतना दिल से सोच के गया था, एक प्रण लेके गया था, कसम खा के गया था कि आज तो सेल उठा के जाऊंगा और लेके आऊंगा। और सेल लेके आई, और उस दिन के बाद कभी पलट के पीछे नहीं देखा। उस दिन के बाद काम करता गया और रिजल्ट बढ़ते गए। और उसके ठीक 1.5 साल के बाद मारुति SX4 ZDI टॉप मॉडल 10.5 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की। जब एमराल्ड बना, एमराल्ड बनने पे SX4 ZDI टॉप मॉडल खरीदी। अपलाइन ने बताया, अपलाइन बताते गए, रास्ता अपलाइन समझाते गए, मैं सिर्फ चलता गया। एक ही बात मैंने अपने अपलाइन को पूछी थी, एक ही बात मैंने अपने सीनियर को पूछी, सर क्या इसमें वाकई में कामयाब हो सकते हैं? और उन्होंने यही बात कही थी, सुनील अगर हमारी बातों पे अमल करेगा तो हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम भी कामयाब होंगे, हम ये वादा करते हैं तुम कामयाब होंगे। और मैंने कहा सर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जो बोलो, जैसा बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे सिर्फ तरक्की चाहिए। क्योंकि तरक्की चाहिए इसलिए क्योंकि मैं लोगों के ताने सुन सुन के अरे लोग तो ताने मारते हैं, मैं तो अपनों से ताने सुन सुन के थक चुका था, टूट चुका था, अंदर तक चकनाचूर हो गया था। मुझे सिर्फ कामयाबी चाहिए थी। अपलाइन बताते गए और मैं करता गया।
अपलाइन बताते कि करता गया और एमराल्ड के बाद SX4 DI टॉप मॉडल। फिर जब बिजनेस को करना शुरू किया, फिर इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से काम करना शुरू कर दिया कि उसके बाद पीछे पलट के देखा नहीं, उसके बाद पता नहीं चला। एमराल्ड लेवल पे आप इसको एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। हकीकत में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो अपलाइन को गलत नजर से देखते हैं, गलत नजरिए से लेते हैं। अगर अपलाइन उन्हें बोलता है कि तुम्हें गाड़ी लेनी है, तुम्हें लैपटॉप लेना है, तुम्हें अच्छा मोबाइल लेना है, तो उन्हें लगता है कि शायद ये अपलाइन हमारे पैसे खर्च करवा रहा है, या अपलाइन हमारे गले में घंटियां लटका रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे वही बात शेयर करना चाहता हूं। जब मैं एमराल्ड बना था, एमराल्ड मेरी प्रमोशन होने वाली थी, उससे पहले भूषण सर ने मुझे कॉल किया था और मुझे एक बात बोली थी, सुनील तुम्हें एमराल्ड पे अपने लिए SX4 लेनी है। गाड़ियां भी जो सिलेक्ट करी वो मैं नहीं करता था, मेरे अपलाइन ने बोला ये करना है, मैंने यस सर। अपलाइन ने बोला ये लेना है, मैं बोला यस सर। अपलाइन ने जब बोला कि इस वक्त ये लेना है, मैं उसी टाइम दोस्तों नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि सुनील ठाकुर जी का कनेक्शन हमारे से कट गया है, उनकी स्पीच अधूरी रह गई। और बस यही कहना चाहूँगा, बहुत ही शानदार स्पीच थी उनकी। मैं जो तथ्य निकाल पा रहा हूँ उनकी स्पीच से, वो ये मालूम चल रहा है कि उनका जो जीवन है वो हमेशा चैलेंज लेने का रहा। हमेशा उन लोगों ने परिस्थितियों का सामना किया, परिस्थितियों को सामना करने की हिम्मत दिखाई। उनके बारे में एक डायलॉग, एक 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 शेर मुझे याद आता है कि रख हौसला हिम्मत ना हार, रख हौसला हिम्मत ना हार, वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। हेलो बैठ और मंजिल के हेलो हेलो मिलने का मजा। हेलो हेलो, हेलो। अरे आवाज आ रही है सर? एक शेर पूरा कर लेता हूँ आपके लिए। और आपका कनेक्शन कुछ कट गया है, मुझे नजर नहीं आ रहा है। आपका कनेक्शन दोबारा रिस्टोर होगा? क्या हम उनको देख सकते हैं स्क्रीन पे? नहीं नहीं उनके नहीं कनेक्शन। सर। तो मैं चंद्रे जी से कहूँगा उनको कहने की, तो हम उसको सुनील ठाकुर जी के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। तो सुनील जी आप सिर्फ हेलो 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 सर। हाँ जी, आप आ रहे हैं दोबारा? नहीं सर। ठीक है, तो चंद्रे जी म्यूट कर दीजिए। मैं सुनील जी के बारे में कह रहा था कि बहुत ही शानदार स्पीच थी उनकी, बहुत ही स्ट्रगल नुमा रहा। उनके बारे में एक शेर याद आ गया कि रख हौसला हिम्मत ना हार, रख हौसला हिम्मत ना हार, एक दिन वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। हार मत और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये जो उनका जो बहुत सारी बातें, गरीब परिवार से, और उसके बाद
बड़ी मेहनत से उन लोगों ने स्ट्रगल किया। चंद एक बात जो मुझे दिल को छू गई कि पैसे लगा दिए, पैसे डूबने का खतरा हो गया, पिताजी का सामना करना बड़ा मुश्किल हो गया कि मैं कैसे बताऊंगा क्या है। अपलाइन को ले गए और अपलाइन ने बताया कि देखो जी, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको करने में बड़ी तरक्की हो सकती है। तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि मुझे मत बताना कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है या उतनी कंपनियां देखी हैं, जो भी उन्होंने कहा होगा। ये जनरली एक डायलॉग है जो हमें हर जगह सुनने को मिलता रहता है। समय बदल गया, वक्त बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी कहीं कहीं सोच नहीं बदली, या जो दुनिया है उसकी सोच इतनी आसानी से बदलती नहीं है। मैं दोस्तों ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने दुनिया देखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने फेसबुक देखा था? क्या आपने व्हाट्सएप देखा था? क्या आपने इंस्टाग्राम देखा था? क्या आपने इंटरनेट देखा था? क्या देखा था आपने? आपने देखा था कि घर में बैठ के ही आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं? क्या आपने समझा था कि ऐसे कोई बिजनेस हो सकता है जो घर में बैठ करके भी किया जा सकता है? बहुत सारी ऐसी बातें जो रोज चेंज हो रही है, रोज बदल रही हैं। हम लोगों ने कभी कोरोना काल नहीं देखा था, वो भी हमने देख लिया। आने वाला समय और कैसा होगा और दुनिया किस तरह से होगी और कैसे हमारी सोच धीरे धीरे बदलती जाएगी, वो भी हमने नहीं देखा। तो हमें आती हुई चीजों को, परिवर्तित होती हुई चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि ये कहने की कि भाई हमें मत समझाना, हमने दुनिया देखी है। ये दुनिया कभी कोई पूरी नहीं देख सकता। ये दुनिया, कहते हैं ना कि हर घर में अपनी एक कहानी है, और जिसकी भी कहानी है, हमारे नेटवर्क में तो उसी की जुबानी है कि हर लोग जो गरीबी से निकल करके आए और जिन्होंने अपने अपने स्ट्रगल किए, उन्होंने एक बात और बात करी कि दिमाग कह रहे थे कि ये कंपनी चलेगी या भाग जाएगी या लोग ऐसी होगी, और दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अपने दिमाग की नहीं, मैंने दिल की सुनी। तो मैं दोस्तों इसमें ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दिमाग बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत समझदार होता है, बहुत शातिर होता है, बहुत चालाक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल का गुलाम होता है। अगर दिल फैसला कर ले कि ये काम करना है, तो गुलाम को, दिमाग को भी गुलाम की तरह उसके आगे सर झुकाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि सुनील ठाकुर जी ने अपने दिल की सुनी। उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और मैं इस अपॉर्चुनिटी में एक बेहतर शानदार प्रदर्शन ना करूं, या जो मैं ऊंचाइयां छू सकता था उसको ना छूं। ये शेर सुनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि लोगों के साथ आने के बावजूद भी पीछे कदम हटाना, उनसे पैसे मांग लेना, उन पे बिलीफ नहीं करना, उसके बावजूद भी वो इसमें लगे। उन्होंने बोला कि मैंने 4 महीने में ही कार खरीद ली थी, और किस तरह से उन्होंने मरकरी का सफर पूरा किया है। ये आने वाला समय दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का समय है। इस समय के अंदर अपने आप को इवॉल्व करने का समय है, अपने आप को खोलने का समय है, अपने आप को समझने का समय है। और मैं एक बात कहता हूं कि अपने आप को रीडिस्कवर करने का समय है, कि हम जो समय बाहर लगा रहे हैं, जो समय हम, जिस समय के लिए हम लोग पैसे कमाते हैं 8 घंटे, लेकिन हम 800 घंटे काम कर सकते हैं अपनी टीम बना करके, और 8000 घंटे काम कर सकते हैं, और 8 लाख घंटे काम कर सकते हैं और उसके लिए पैसे कमा सकते हैं। तो हमारा जो वेबिनार है दोस्तों, हर समय आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाने का है कि जिन्होंने जिंदगी में बहुत गरीबी से इस बिजनेस में कदम रखा, और आज वो ना सिर्फ कार चलाते हैं, विदेशों में उड़ते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी टीम है जिसका वो मार्गदर्शन करते हैं, जिसको जिसको वो गाइड करते हैं, और जिनके जीवन में भी हमारे माध्यम से या हमारे लीडर्स के माध्यम से बहुत सुधार आ रहा है। दोस्तों, ये आने वाले समय का बिजनेस है। आप इसके बारे में जरूर सोचें, जरूर विचार करें। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि मुश्किलें कैसे आती हैं इंसान के सामने। ये जितने भी लोग बड़े बने हैं, वो सिर्फ इसलिए बड़े बने हैं कि उन्होंने कभी भी मुश्किलों के आगे सरेंडर करना नहीं सीखा। शेर भी उसी पक्ष में था कि थक कर ना बैठ, हिम्मत ना हार, थक करके ना बैठ, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपने सभी साथियों को कह रहा हूँ कि आप जो भी अपने मिशन में लगे हैं, अपनी टीम बनाने में लगे हैं, लोगों को गाइड करने में लगे हैं, उनका जीवन बनाने में लगे हैं, उनको इसी तरह गाइड करते रहिए, उनको आगे बढ़ाते रहिए, और थक करके आप भी ना बैठिएगा। अगले हफ्ते फिर हम इसी तरह के वेबिनार में एक नए लीडर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।